हेलो दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड के 12th मॉडल सेट जो जारी किया गया है उसके बायोलॉजी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह मॉडल सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मॉडल सेट ऑफिशियली रिलीज किया गया है, तो इस कारण से इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लगभग इसमें जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, 20 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको परीक्षा में 35 क्वेश्चन बनाने हैं, 20 शॉर्ट क्वेश्चन में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं और 6 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये पहला सेट है, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। आज लगभग 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, यानी 35 क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 35 का और इसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि आपको इस बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है। मैं डेली एक वीडियो इसमें डालूंगा जो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे। हर दिन मैं एक मॉडल सेट तैयार करूंगा और आपके बीच में मैं अपलोड करूंगा। आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए और फिर इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम प्रश्न है आपके पास, गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूक्रोमैटिन ऑफ क्रोमोसोम्स? तो आप लोग जानते हैं कि गुणसूत्र जो है दो रूपों में पाया जाता है, एक यूक्रोमैटिन, एक हेटेरोक्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है। यूक्रोमैटिन जो होता है वह डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि कम संघनित होता है, कम क्वाइल्ड होता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन हाईली क्वाइल्ड होता है, उसमें डीएनए डेंस फॉर्म में पाया जाता है ना। तो यूक्रोमैटिन वाला पार्ट्स जो होता है वह एक्टिव पार्ट्स होता है, वह ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन जो है ट्रांसक्रिप्शन का काम नहीं करता है। इसका मतलब है यूक्रोमैटिन क्या होता है? जेनेटिकली एक्टिव होता है। क्या होता है ये? एक तरह से जेनेटिकली एक्टिव होता है। क्लियर है? आनुवांशिक रूप से यह सक्रिय होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोग को। ये पहला क्वेश्चन था गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की। गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है और जब सेल डिवीजन होने लगता है तो ये क्रोमोसोम उस समय जो है हाईली क्वाइल्ड होता है। तो जो हाईली क्वाइल्ड में जो ज़्यादा क्वाइल्ड पार्ट होता है उसको हेटेरोक्रोमैटिन, और जो जो कम क्वाइल्ड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं यूक्रोमैटिन। और यह जेनेटिकली जो है एक्टिव होता है, यह ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है। क्लियर है? दूसरा प्रश्न है आपके पास, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में पड़ता है, एक पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जहाँ पर कि टाइगर का संरक्षण किया जाता है, बाघ को संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। ठीक है। यहाँ पर कौन मिलेगा? ये टाइगर का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो कौन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाइगर। ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? टाइगर हो जाएगा, यानी कि बाघ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टाइगर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसको संरक्षित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड विगर यानी संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है? हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू विच इवेंट इन द फॉलोइंग? क्रॉसिंग ओवर, काइज्मा, होमोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है। हाइब्रिड विगर जो होता है, जैसे क्रॉसिंग ओवर भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन है कि इस तरह से इसमें विगरिटी नहीं आएगा। तो इसका जो सबसे परफेक्ट आंसर जो आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा संकर शक्ति उत्पन्न होगी, वो होती है हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है। कौन सा होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा इसका हेट्रोजाइगोसिटी, यानी कि विषम युग्म जता। क्लियर है यहाँ तक?
तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। फिर पूछ रहा है मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। तो मनुष्य का जो अवशेषी अंग है तो वो तो बहुत सारा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, अंगूठा है, पिन्ना है, कॉकिक्स है, पेल्विक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा कॉकिक्स, है ना। यह एक तरह से टेल बोन है ना, जो आज भी अवशेष के रूप में मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा मनुष्य का अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वजों में एक्टिव था लेकिन हमारे में वो अब एक्टिव नहीं है, वो रूडिमेंट्री फॉर्म है, वो उसका अवशेषी रूप में है और वह अब काम नहीं करता है। तो हमारा टेल बोन जो है, जिसको हम लोग कॉकिक्स कहते हैं, तो यह आज भी जो है हमारे शरीर के में मौजूद है, ठीक है, जो कि अवशेषी अंग की तरह है। फिर अगला क्वेश्चन है हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। तो हीमोकोरियल अपरा मतलब क्या हो गया कि यह हीमोकोरियल प्लासेंटा के बारे में पूछ रहा है, जिसके द्वारा जो एम्ब्रायो होता है वो अपने माँ से जुटा हुआ रहता है और माँ के द्वारा यानी उसी हीमोकोरियल के द्वारा ही माँ का सारा चीज़ जिसको मिलता है, ब्लड कांटेक्ट होता है, उसी से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उसी के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, उसी के द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है और यह मेनली पाया जाता है मैमल्स में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लगभग सारे के सारे मैमल्स है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कौन सा परागकण कर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, यानी कौन ऐसा पॉलिनेटर है जिसको फ्लावर का सेंट आकर्षित नहीं करता है। यानी कि इसका मतलब है कि गंध से अगर आकर्षित नहीं हो रहा है तो पक्का है कि कलर से आकर्षित होगा, ठीक है, या फिर निक्टार से आकर्षित होगा। तो कौन ऐसा है, क्या मॉथ, बटरफ्लाई, बर्ड, बैट। तो इसका जो राइट आंसर होता है गंध से किसको मतलब नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मॉथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, मॉथ यानी कि सलभ। क्लियर है यहाँ तक, तो ये याद रखना है इस आंसर को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। यानी कि हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वांटिटेटिव ट्रेट का एग्जाम्पल ह्यूमन में कौन सा है, किसमें ज़्यादा चेंजेज आता है। ठीक है, आँखों का रंग है, त्वचा का रंग है, बाल का रंग है, नाक का आकार है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आँख का रंग में भी ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए हमको नहीं मिलता है, बाल का रंग में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है, एक ही जीन इसके लिए है, नाक का आकार के लिए वही है। तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो है हमारा त्वचा का रंग। स्किन का कलर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, इसमें ये है हमारा क्वांटिटेटिव ट्रेट यानी स्किन कलर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा त्वचा का रंग। यानी मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन है, तो त्वचा का रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कारक जो कैंसर पैदा करता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कैंसर पैदा करने वाले को हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेनिक पदार्थ, है ना, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। द एजेंट दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस कैंसर इज कॉल्ड एज कार्सिनोजेन, है ना। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्सिनोजेन, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर देयर। तो 2 ही तो होता है इसमें, आंसर इसका 2 हो जाएगा। एक होता है डीएनए होता है, एक होता है आरएनए, है ना। तो ये 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर कौन सा होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है इकोसिस्टम में।
अगर आप फूड चेन में जाएं, ठीक है, या फिर किसी भी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर में, तो बायोटिक लेवल में आपको सबसे पहले मिलता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर। फर्स्ट लेवल जो इकोसिस्टम का होता है वह प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेलुलर जीन का नाम बताना है जो एक्टिव होता है तो वह कैंसर तैयार करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ऑन्कोजीन्स है, बी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, सी में दोनों है ए और बी, और डी में साइलेंट जीन है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, ऑन्कोजीन राइट आंसर होगा। ऑन्कोजीन सक्रिय होगा तो कैंसर का कारण ये बनता है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स नहीं है, इससे कैंसर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑन्कोजीन। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा ये, ऑन्कोजीन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन है जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में जीन गन के बारे में, जिसके द्वारा क्या होता है, डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफ़र कराया जाता है। इसके लिए डीएनए को क्या करते हैं हम लोग, टंगस्टन के धातु से उसको हम लोग कोटिंग कराते हैं और उसके बाद अंदर हम लोग सेल के अंदर डाल देते हैं जीन गन के द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ जाएगा हमारा सूक्ष्म छर्रा, हिंदी में कह सकते हैं इसको, या अंग्रेजी में माइक्रोस्कोपिक पायलेट्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग, माइक्रोस्कोपिक पायलेट्स इसको हम लोग कहेंगे। क्लियर है? तो ये हुआ जीन गन किसकी मदद से करेगा, तो माइक्रोस्कोपिक पायलट की सहायता से करेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेवर सेवर क्या होता है। तो फ्लेवर सेवर जो है टमाटर की एक वैरायटी है। क्या है वो, एक टोमेटो की एक वैरायटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस तरह का जो फ्लेवर सेवर किस्म का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है, यह लंबे समय तक टिका हुआ रहता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। इसको हम स्टोर लंबे समय तक करके रख सकते हैं, यह इसकी खूबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किसमें अनुपस्थित है। चूँकि आप जानते हैं संख्या वाला जो पिरामिड होता है, यानी पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है, ठीक है, दोनों प्रकार का होता है, अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। बायोमास वाला भी दोनों प्रकार का होता है, अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। सिर्फ एनर्जी वाले में अपराइट होता है, उसमें इन्वर्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको चुनना है किसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है कि उसमें अपराइट जो है हो सकता है, कभी कभी उसमें ना भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो लगता है कि सब में जो तो अपराइट ही होगा, लेकिन कुछ इसमें ऐसा है जिसमें कि कभी कभी अपराइट नहीं भी हो सकता है। कौन इसमें हो सकता है, इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फॉरेस्ट। ठीक है, कौन सा है इसमें, फॉरेस्ट है। क्लियर है? कैसे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में अगर हम एक ट्री की कल्पना करें, अगर एक ट्री इकोसिस्टम की अगर हम कल्पना करें, इमेजिन करें, तो ट्री का मतलब सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर है, उस पर रहने वाले बर्ड्स हैं। ठीक है, और बर्ड्स के ऊपर पैरासाइटिक इंसेक्ट्स होते हैं। अगर इसको हम अरेंज कराएंगे तो यह इन्वर्टेड पिरामिड आएगा। ठीक है, अपराइट नहीं आएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता, यानी कि रिसाइकलिंग किसका नहीं होता है किसी इकोसिस्टम में, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, वाटर का, एनर्जी का। तो रिसाइकलिंग तो इसमें सबका होता है, सिर्फ एक का नहीं होता है, और वो है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा का रिसाइकलिंग यहाँ पर नहीं होता है, बाकी सब का रिसाइकलिंग होता है।
नेक्स्ट है शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, चूँकि स्पर्मेटोजोआ बनता लगातार कंटिन्यू बनते रहता है, अगर वह इजैकुलेट नहीं हुआ तो कहाँ उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है उसका। तो यह मेनली क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह एपिडिडाइमस से लेकर के वास डेफरेंस तक में इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और कई पार्ट्स इसका यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर का जो है आंसर, चूँकि एपिडिडाइमस नहीं है लेकिन वास डिफरेंस है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वास डिफरेंस, यानी शुक्रवाहक नली इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं 17। संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। ठीक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू आर डेराइव्ड फ्रॉम विच एम्ब्रायोनिक लेयर, 3 एम्ब्रायोनिक लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो इसमें से कौन राइट आंसर होगा, तो सारे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मेसोडर्म से ही डेवलप होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से डेवलप होते हैं, तो मेसोडर्म से होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, एक्स क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स गुणसूत्र पूछा गया है जो कि मेल में पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है, यह सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स वाला जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, वो आई शेप का होता है। तो आई शेप होने का मतलब क्या है, इसके एक एंड पर जो है सेंट्रोमेयर होगा। ठीक है, तो जिस क्रोमोसोम के एंड पर सेंट्रोमेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं टेलोसेंट्रिक, यानी कि एक्स गुणसूत्र क्या होता है, टेलोसेंट्रिक होता है। क्या होता है, एक्स गुणसूत्र टेलोसेंट्रिक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। तो एलोसोम कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम को। 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोम और एक एलोसोम होते हैं। ऑटोसोम का मतलब बॉडी क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि सोमेटिक क्रोमोसोम, और एलोसोम का मतलब हो गया सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है। तो एलोसोम किसका नाम है, तो सेक्स क्रोमोसोम का नाम होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। फिर पूछा जा रहा है एंडोगैमी किस में पाया जाता है। एंडोगैमी पाया जाएगा आपका प्लाज्मोडियम में। एंडोगैमी किस में होगा, तो ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। किस में पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम में यह एंडोगैमी पाया जाता है। क्लियर है, किस में पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम में। ओके, मध्यचक्र किस में पाया जाता है, हिंदी में मध्यचक्र, अंग्रेजी में एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो ह्यूमन में जो पाया जाता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मंकी में जो होता है वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो रेगुलर वे में चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो साल में कभी कभी होता है, किसी खास पीरियड में होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। और ये ऑयस्ट्रस साइकिल एनिमल सब में पाया जाता है। कई प्रकार के एनिमल है जिसमें क्या होगा, यह पाया जाएगा, जैसे कि कौ में होगा, गाय में ऑयस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया। फिर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये तो सबको पता होगा, ये राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है ये, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, कौन इसमें एंडेमिक प्लांट है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में है। तो ये स्थानिक पौधा इसमें जो होगा निपेंथिस खासियाना, ये प्लांट जो है स्थानिक पौधा, ये एंडेमिक प्लांट है, निपेंथिस खासियाना। याद रखना है कौन सा प्लांट है, निपेंथिस खासियाना, है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है। तो ये होता है कौन सा, तो ये होता है प्लाज्मिड, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है, तो ये होता है प्लाज्मिड। क्या होता है ये, प्लाज्मिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, यानी कि बदलता है। ठीक है, हिंदी तो बड़ा शुद्ध सब है।
TI plasmid transforms cells of which are the following? बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स, एनिमल्स। तो TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है, ठीक है, यह पाया जाता है बैक्टीरिया में, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया होता है उसमें पाया जाता है। और इस बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, डाइकोट प्लांट में ट्यूमर पैदा करने के लिए जाना जाता है। यानी इसका राइट आंसर प्लांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये प्लांट्स हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किस में उपयोगी है? यानी कि PCR के बारे में पूछा जा रहा है, जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे टूल्स एंड टेक्निक्स में। तो PCR जो है DNA का कॉपी करता है, जीन का कॉपी करता है, DNA एम्प्लीफिकेशन में काम आता है, ये DNA प्रवर्धन में काम आएगा। कहाँ काम आएगा ये? तो DNA प्रवर्धन में, DNA एम्प्लीफिकेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखना है इसमें PCR। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट रहता है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, कुकुरबीटा के टेंड्रिल्स तथा बोगनवेलिया के कांटे क्या है? टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबीटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, ये दोनों जो है, चूँकि दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होता है, ऑरिजिन में सिमिलरिटी है, इसलिए इसका मतलब ये क्या है? ये होमोलोगस ऑर्गेन है। क्या है ये होमोलोगस ऑर्गेन यानी कि समजात अंग है। क्लियर है? ये कुकुरबीटा का टेंड्रिल्स और बोगनवेलिया के कांटे दोनों होमोलोगस ऑर्गेन है, याद रखना है। डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? तो डार्विन का फिंच, चूँकि डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पर गया था तो वहीं बहुत सारा डाटा उन्होंने कलेक्शन किया था, बहुत सारे वहाँ उसको बर्ड्स नज़र आए हुए थे। ठीक है, और उसका कारण उन्होंने बताया था, ये एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण है ना। डार्विन के फिंच मतलब बर्ड है। ठीक है, तो डार्विन को वहाँ बहुत सारे बर्ड्स दिखे हुए थे और उन्होंने माना कि सबका जो जन्म हुआ है सब एक ही प्रकार से सब हुआ, सबका जो एंसेस्टर है एक ही बर्ड है, उसी से सबका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि रेडिएशन हुआ है, इसे कहा गया एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, आर्कियोप्टेरिक्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कई बार ये सब आया हुआ है। ठीक है, किसका कनेक्टिंग लिंक है? आर्कियोप्टेरिक्स है ना, जो एक तरह से फॉसिल बर्ड था। तो यह जो है रेप्टाइल्स का और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, यानी ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स है, इसके बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? डायहाइब्रिड कंडीशन कौन सा होगा जिसमें कि हमको दो हेट्रोजाइगस दिखेगा, वो डायहाइब्रिड होगा। तो किस में दिख रहा है हमें? यहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, दो डायहाइब्रिड है। ठीक है, तो ये जो है हेट्रोजाइगस दिख रहा है, इसका मतलब यही डायहाइब्रिड कंडीशन है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चंस में, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाएगा? तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग कहते हैं एलिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एलिल कहते हैं, है ना, यानी कि युग्म विकल्पी, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एलिल कहते हैं, याद रहेगा ना। एक सेकेंड, बहुत सारा यहाँ आ जाता है, ये युग्म विकल्पी है ना, एलिल कहते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है 32, टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? तो ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैपिटल यानी कि टैपिटम के बारे में पूछा जा रहा है। टैपिटम किस सेल से बना होता है, कैसा उसका सेल होता है? तो उसका सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन करता है, लेकिन वहाँ पर पॉलीप्लॉइडी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है? ये 32 का आंसर हो गया। 33 है, भ्रूण कोश किससे बनता है? भ्रूण कोश का मतलब एम्ब्रायो सैक किससे तैयार होता है? ठीक है, तो एम्ब्रायो सैक बनने का मतलब ये फीमेल गैमेटोफाइट होगा, यानी कि ये सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन इज प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए? ट्रांसफर आरएनए पे क्या होता है? ठीक है, ट्रांसफर आरएनए पर ये हो जाएगा एंटीकोडोन। ठीक है, उसी पर ना रहता है एंटीकोडोन, जो कि एमआरएनए पर जा कर के एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करता है ना, इसी एंटीकोडोन के अनुसार। तो टीआरएनए कौन पाया जाएगा? तो एंटीकोडोन पाया जाएगा। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है?
तो यह एक एंजाइम होता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि आरएनए जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें यह पाया जाता है, ठीक है। और यह एंजाइम जो होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। क्या है ये? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है ऑपेरैन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑपेरैन प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन में, जीन रेगुलेशन में ये काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, जीन रेगुलेटर का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटर जीन, ठीक है। यही स्विच ऑन ऑफ की प्रक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटर जीन, ठीक है। बस यहाँ तक रहने देते हैं। दूसरे पार्ट में जो है बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। तब तक तैयार है, इसलिए इस चैनल को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, और आराम से इसकी आप तैयारी कर सकेंगे। तो इसी चैनल पर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के वीडियो मिलेंगे, ठीक है। सीबीएसई का भी मॉडल सेट का हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे। अभी बिहार बोर्ड का करा रहे हैं। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चूँकि बहुत जल्दी 2 फरवरी से है, सीबीएसई का तो मई में है, इसलिए फ़िलहाल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम जल्दी जल्दी इसका मॉडल सेट डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, ताकि कम से कम वीडियो भी देख ले तो याद हो जाए। चलिए ठीक है, आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप जो है चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम भी वीडियो बनाते रहें, अन्यथा फिर मज़ा नहीं आता है। चलिए धन्यवाद, बाय।